नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूर पड़रिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश सक्सेना का बड़ा भाई अंशु सक्सेना भी घर के बाहर था। उसे फोन करके बताया गया तो उसने योगेश सक्सेना जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश सक्सेना तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो कहाँ यह प्रश्न योगेश सक्सेना के परिजनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी काफ़ी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दिया। सूचना पाकर सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार से 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश सक्सेना के भाई अंशु सक्सेना को योगेश सक्सेना की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश सक्सेना की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु सक्सेना मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु सक्सेना से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश सक्सेना अपने दोस्त की बहन उमा शुक्ला से फोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 32/2 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश सक्सेना के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। योगेश सक्सेना के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश सक्सेना की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश सक्सेना दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश सक्सेना के मकान से कुछ दूर भूरी पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा शुक्ला ने बताया कि योगेश सक्सेना की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूर पड़रिया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सपरिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया, इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते। 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु सक्सेना शादी 12 के बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश सक्सेना
नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह इस दुकान पर पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश सक्सेना के मकान से कुछ दूरी पर भूर पट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा शुक्ला और बेटा अमर शुक्ला उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा शुक्ला काफ़ी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बरेली जैसे महानगर में पत्नी पली बढ़ी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा। उमा शुक्ला का भाई अमर शुक्ला और योगेश सक्सेना एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश सक्सेना और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश सक्सेना और उमा शुक्ला एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थी तो उमा शुक्ला लज्जा कर अपनी निगाहें नीची कर लेती थी। योगेश सक्सेना की आंखों की गहराई वह ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जाती थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अपना घर बना लेती थी। उमा शुक्ला की इस अदा पर योगेश सक्सेना का दिल बेचैन उठता था। उमा शुक्ला को योगेश सक्सेना अच्छा लगता था। वह उसे दिल ही दिल चाहने लगी थी। उसकी चाहत की लपेश योगेश सक्सेना तक पहुंचने लगी थी। योगेश सक्सेना को तो उमा शुक्ला पहले से ही पसंद थे। इस वजह से योगेश सक्सेना भी अपने कदम बढ़ने से रोक न सका। वह भी उमा शुक्ला को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो उठा। एक दिन योगेश सक्सेना उमा शुक्ला के कमरे से बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफ़ी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वहीं आंगन में खड़ी उमा शुक्ला ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देखकर वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसे करते समय योगेश सक्सेना उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। उमा शुक्ला रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभल कर चला करो। अगर आप इस तरह गिरोगे तो जिंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। जिंदगी की डगर पर अगर मैं गिरा भी तो जिंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हाथ जिसके होंगे और कौन जिंदगी भर साथ निभाने के लिए मेरे साथ होगा, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता। योगेश सक्सेना ने उमा शुक्ला की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा। योगेश सक्सेना की इस शरारत से उसकी नज़रें शर्म से थोड़ी देर के लिए झुक गई। फिर वह बोली, छोड़ो इस बात को। आप रुमाल को थोड़ी देर के बाद पानी से गीला जरूर कर लेना। इसके आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म इतना गहरा है। योगेश सक्सेना तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक न तो योगेश सक्सेना ने प्यार का इजहार किया था और न ही उमा शुक्ला ने किया था। लगन की आग दोनों ओर लगी थी। बस देर थी तो आग को शब्दों की जुबान देकर बयां करने की। योगेश सक्सेना जब घर में आता तो उमा शुक्ला का मन अधिक से अधिक उसके पास रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते रहते। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल गए और उनमें काफ़ी निकटता आ गई। उमा शुक्ला मिलने व बात करने के उद्देश्य से योगेश सक्सेना के पास पहले से अधिक जाने लगी। एक दिन योगेश सक्सेना घर में अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। उमा शुक्ला भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। उमा शुक्ला को देखकर योगेश सक्सेना खुश होते हुए बोला, आओ उमा, बहुत देर लगा दी। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उमा शुक्ला बोली, घर का काम निपटाने में मम्मी की मदद करने लगी थी, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। कहकर योगेश सक्सेना चाय बनाने चला गया। उमा शुक्ला वहीं मेज पर रखी पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी।
थोड़ी ही देर में योगेश सक्सेना चाय बनाकर ले आया। मेज पर चाय रखते हुए योगेश सक्सेना बोला, उमा क्या पढ़ रही हो? योगेश सक्सेना की बात सुनकर उमा शुक्ला ने सिर उठाया और योगेश सक्सेना की तरफ देखते हुए बोले, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छपी है, वही पढ़ने लगी थी। यह सुनकर योगेश सक्सेना भी उमा शुक्ला के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही योगेश सक्सेना ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और उमा शुक्ला की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा था तुमने, काफ़ी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा उमा, यह बताओ कि आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं? योगेश सक्सेना की बात सुनकर उमा शुक्ला भावुक होते हुए बोली, वे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। उमा शुक्ला की बात बीच में ही काटते हुए योगेश सक्सेना बोला, कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पे सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती हैं। यह कहकर योगेश सक्सेना के आंसू छलक आए। योगेश सक्सेना की आंखों में आंसू देख उमा शुक्ला तड़प उठे। योगेश सक्सेना का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई प्यार करना चाहेगा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात करना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तुम कहो तो कह दूं। योगेश सक्सेना ने जब उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबां पर आ ही गई। उमा शुक्ला की बात पर योगेश सक्सेना को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उमा शुक्ला की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान ही लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं। जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के तराजू में नहीं तौला जा सकता। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। उमा शुक्ला की बात सुनकर योगेश सक्सेना की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर उनमें उमा शुक्ला को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उमा शुक्ला भी उसके शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश सक्सेना की बहनों और भाई ने योगेश सक्सेना को काफी समझाया कि वह उमा शुक्ला के चक्कर में न पड़े, लेकिन योगेश सक्सेना नहीं माना। दूसरी ओर उमा शुक्ला के पिता ने भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश से उमा शुक्ला का रिश्ता पक्का कर दिया। उमा शुक्ला और योगेश सक्सेना कुछ न कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश सक्सेना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात उमा शुक्ला की यादों में खोता रहता था और उसकी कही गई बातें याद करता था। 27 नवंबर 2014 को उमा शुक्ला का विवाह रमेश से हो गया। उमा शुक्ला बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति ने मनमुटाव होने लगा कि 1 वर्ष बीतते बीतते उमा शुक्ला पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा शुक्ला ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या शुक्ला रखा। उमा शुक्ला पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया था। एक बार फिर से उमा शुक्ला व योगेश सक्सेना एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश सक्सेना उमा शुक्ला को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। किस्मत ने उसे फिर से उमा शुक्ला का साथ पाने के लिए उसे उमा शुक्ला से मिला दिया था। योगेश सक्सेना उस पर अब अपने से विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा शुक्ला मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास स्थित एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच उमा शुक्ला की दोस्ती भूर पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित था और बरेली के इज्जत नगर में स्थित इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI में संविदा पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात था।
दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा शुक्ला और सुनील शर्मा एक ही जाति के थे और सुनील शर्मा अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए उमा शुक्ला उससे शादी करना चाहती थी। योगेश सक्सेना उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा शुक्ला ने योगेश सक्सेना को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश सक्सेना मान ही नहीं रहा था। उमा शुक्ला भले ही बदल गई हो और योगेश सक्सेना के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वह तो उमा शुक्ला को दिलो जान से अभी भी चाहता था। वह उमा शुक्ला को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश सक्सेना किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ, तो योगेश सक्सेना से पीछा छुड़ाने के लिए उमा शुक्ला ने सुनील शर्मा से बात की, तो वह योगेश सक्सेना को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मार्च को उमा शुक्ला अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8 साढ़े 8 बजे उमा शुक्ला ने योगेश सक्सेना को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश सक्सेना उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश सक्सेना नजदीक आया तो सुनील शर्मा ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश सक्सेना बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील शर्मा के साथ चाकू से योगेश सक्सेना के गले, चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश सक्सेना जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील शर्मा ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचलकर उसके बाद वह साथ लाई टीवीएस अपाची बाइक से उमा शुक्ला के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा शुक्ला रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। उमा शुक्ला ने सुनील शर्मा से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश सक्सेना की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील शर्मा ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश सक्सेना की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील शर्मा की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, लाश जलाने में प्रयुक्त माचिस की डिब्बे, रक्त रंजित कपड़े और सुनील शर्मा की अपाची बाइक नंबर यूपी 25 CM 3263 बरामद कर लिया। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को CJM के कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की आगे की कहानियों में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।